CNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। LOC पर मिसाइल और स्पाइक एंटी टैंक मिसाइलों की तनसीब रिपोर्ट हुई है। वजीर खारजा ने कहा है कि मुतनाज़ा शहरियत एक्ट के खिलाफ दुनिया भर में भारतीय सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान से बीमार लंदन जाकर सेहतमंद हो जाते हैं। नवाज शरीफ की बीमारी पर कोई सियासत नहीं की। बाबर ऐवान कहते हैं कि मरियम नवाज को बाहर जाने की इजाजत ना देना कानून की बालादस्ती है। हम एक ऐसे शख्स की आवाज सुन रहे हैं जिसे बेनजीर भुट्टो की याद सिर्फ उनकी बरसी पर सताती है। फिरदौस आशिक अमान कहती हैं वजीर आजम को पर्ची के जरिए सियासत में उतरने वाले सिलेक्टेड का ताना दे रहे हैं। जापान और पाकिस्तान के दरमियान तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत को जापान में रोजगार फराहम करने का मुआहदा। जुल्फी बुखारी कहते हैं कि हुनरमंद अफरादी कुव्वत को जापान में रोजगार फराहम होने से पाकिस्तान में तरक्की होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने परवेज मुशर्रफ को मोहसिन पाकिस्तान करार देते हुए कहा है कि उन्होंने मुल्क की 40 साल खिदमत की। मुल्क भर में मुशर्रफ की हिमायत में रैलियां निकाली गईं। वजीर आजम कौम को लीड नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ दें। सिराजुल हक कहते हैं परवेज मुशर्रफ की फांसी से बड़ा मसला कश्मीर और महंगाई का है। कराची टेस्ट में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 263 रन से शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। आबिद अली ने मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का एजाज हासिल कर लिया। तुर्की ने सहाफी जमाल खशोगी के कत्ल के हवाले से कनाडा की मदद की तजवीज को कबूल कर लिया। कनाडा सऊदी ताल्लुकात मजीद खराब होने का खदशा। ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में आग बेकाबू। कनाडा का आला तरबियती याफ्ता अमले को भेजने का मंसूबा। क्यूबेक से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद को कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को धमकियां देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। मॉन्ट्रियल में भारतीय हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा। भारतीय हुकूमत के मुतनाज़ा कवानीन और कश्मीर में जारी इंसानियत सोज मज़ालिम की मजम्मत की गई। शिकागो के एक घर में तकरीब के दौरान फायरिंग में 13 अफराद जख्मी। 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। अफगानिस्तान में एक बम हमले के नतीजे में अमरीकी फौजी हलाक। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। OIC का मुतनाज़ा भारतीय कानून पर तशवीश का इजहार। मुस्लिम अक़लियतों और मुक़द्दस मकामात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मोदी सरकार ने सेक्युलर इंडिया के नजरिए को दफन कर दिया है। LOC पर मिसाइल और स्पाइस एंटी टैंक मिसाइलों की तनसीब रिपोर्ट हुई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मोदी सरकार ने सेक्युलर इंडिया के नजरिए को दफन कर दिया है। LOC पर मिसाइल और स्पाइक एंटी टैंक मिसाइलों की तनसीब रिपोर्ट हुई है। तफसीलात के मुताबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत में मुस्लिम मुखालिफ कानून साजी और अमन अमान की सूरत हाल पर अहम बयान देते हुए कहा है कि भारत में इस वक्त कशीदगी उरूज पर है और ये मोदी सरकार के इकदाम की वजह है। वजीर खारजा का कहना था कि आज कोई मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त के इकदाम का साथ नहीं दे रहा। मुतनाज़ा शहरियत एक्ट के खिलाफ दुनिया भर में भारतीय सरापा एहतजाज है। भारत सरकार ने सेक्युलर इंडिया के नजरिए को दफन कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की सोच को मुसल्लत किया जा रहा है। भारत का इरादा दिखाई दे रहा है कि वो LOC पर कोई शरारत करे। LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियों में इजाफा हो गया है, जबकि सरहद पर बाढ़ को भी काटा गया। भारतीय फौज की गैर मामूली नकलो हरकत देखने में आ रही है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि ये सारे अवामिल अमन अमान के लिए खतरा दिखाई दे रहे हैं। हमारे इदारों ने LOC पर नए डिप्लॉयमेंट को रिपोर्ट किया है। LOC पर मिसाइल और स्पाइक एंटी टैंक मिसाइलों की तनसीब रिपोर्ट हुई। दुनिया पूरी तरह बाखबर है कि मोदी सरकार क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि जब 2 एटमी ताकतें सामने हो तो बात खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी। कश्मीर पर 2 टोक मौक़िफ़ अपनाने पर तुर्क सदर और मलाइशियन वजीर आजम का शुक्रिया।
वजीर खारजा का कहना था कि OIC ने कश्मीर में पैलेट गन्स के बेदरीग इस्तेमाल का नोटिस लिया है। इत्तलात के मुताबिक तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। OIC के प्लेटफॉर्म से भी इन पर बहुत तनकीद की जा रही है। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाबर अवान का कहना है कि हुकूमत का फैसला था सजा याफ्ता शख्स को बाहर जाने की इजाजत नहीं देनी। ताहम नवाज शरीफ की बीमारी पर कोई सियासत नहीं की गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान ने कहा कि पाकिस्तान से बीमार लंदन जाकर सेहतमंद हो जाते हैं। तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ की बीमारी पर कोई सियासत नहीं की। मरियम नवाज को बाहर जाने की इजाजत न देना कानून की बालादस्ती है। इस्लामाबाद में PTI रहनुमा बाबर अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इन हाउस तब्दीली की कोई हलीम देग में नहीं। मुशर्रफ केस में हुकूमत आईनी रास्ता इख्तियार करेगी। मुनासिब समझा गया तो हुकूमत मुशर्रफ केस पर अदालत जा सकती है। इदारों के तसादुम के बारे में कोई न सोचे। इदारों में तसादुम के खदशे को पैरा 66 से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का फैसला था सजा याफ्ता शख्स को बाहर जाने की इजाजत नहीं देनी। ताहम नवाज शरीफ की बीमारी पर कोई सियासत नहीं की गई। ECL के कवानीन 1980 में बनाए गए थे, 2010 में तब्दीली की गई। मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने की इजाजत न देना कानून की बालादस्ती है। देखिए, पहला सवाल ये कि क्या जनरल मुशर्रफ साहब की गैरहाजिरी में उनकी अपील दायर हो सकती है? हाँ जी, जस्टिस इरशाद हसन खान साहब जो जस्टिस है उनका फैसला है। गैरहाजिरी में शहीद बीबी को सज़ा हुई थी, गैरहाजिरी में अपील गई। दूसरी साइड से डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो आके पहले सरेंडर करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स में लिखा हुआ है। और उन्होंने कहा कि जिस आदमी को गैरहाजिरी में सज़ा हुई है उसकी अपील भी गैरहाजिरी में दायर हो सकती है, और दायर की गई और सुनी गई। इसके बाद आप कहते हैं कि जो टाइम मिला था नवाज शरीफ साहब को वो पूरा हो गया है, तो उनको टाइम के साथ ये भी कहा गया था कि बताएंगे पाकिस्तान की एम्बेसी को कि बीमारी का इलाज क्या हुआ, कहाँ गए। वो अब आएंगे पाकिस्तान के अंदर, और जो सेहतमंद है वो तो आ जाए ना। नवाज शरीफ साहब चलें बीमार हैं, अदालत उनका फैसला करेगी। इसहाक डार साहब को वापस आना चाहिए, अपने बेटे साथ वापस लाना चाहिए, नवाज शरीफ साहब के बेटों को वापस आना चाहिए। इसलिए कि जब हम रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं तो रूल ऑफ लॉ, जिस तरह इमरान खान कहते हैं आपके वजीर आजम कि दो नहीं एक पाकिस्तान में सबको अदालतों का सामना करना चाहिए। कुछ बात कर लेते हैं मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क में जमहूरियत लाना चाहते हैं तो पहले अपनी पार्टी में लाएं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क में जमहूरियत लाना चाहते हैं तो पहले अपनी पार्टी में लाएं। सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि हम एक ऐसे शख्स की आवाज़ सुन रहे हैं जिसे बेनज़ीर भुट्टो की याद सिर्फ उनकी बरसी पर सताती है। वज़ीर आज़म को पर्ची के जरिए सियासत में उतारने वाले सेलेक्टेड का ताना दे रहे हैं। मुआवने खुसूसी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी का जमहूरियत पर बात करना मजाक के मुतरादिफ है। वो ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान में वो जमहूरियत नहीं जिसके लिए कुर्बानियां दी गई, क्योंकि मुल्क में इस वक्त वाकई गठजोड़ और मुकमुका वाली जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत से बिलावल की मुराद बदउनवानी के लाइसेंस बांटना है। बिलावल मुल्क में जमहूरियत लाना चाहते हैं तो पहले अपनी पार्टी में लाएं और अपने वजीर आला को आजाद करें। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि कुछ लोगों ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और कहा था कि अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने वोटर से जीने मरने का दावा किया था, अब उन्हें तनहा छोड़कर जा रहे हैं। मुसलसल हम आवाज़ सुन रहे हैं, वो आवाज़ जो है वो एक ऐसे शख्स की है जिसको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की याद सिर्फ उनकी बरसी पे सताती है, और मोहतरमा के नज़रिए और शहीद भुट्टो के नज़रिए के साथ वो उस वक्त जुड़ते नज़र आते हैं जब कहीं इलेक्शन हो या कहीं उनकी बरसी का कोई इतवार हो। जो खुद पर्ची के ज़रिए जिनकी सिलेक्शन हुई है और एक पर्ची के अमल से सियासत के अंदर स्काई लैब की तरह उतरे हैं, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सिलेक्टेड का ताना दे रहे हैं, और वो मुसलसल इस किस्म की तनकीद करके जिसमें
उनका हर लफ्ज़ बोल बोल के बयान करता है कि इनको ज़ाती अनाद है, हसद है और बुग़्ज़ है, और वो जमहूरियत की ललकार और पुकार जो मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में जलसों में खड़े होके अवाम तक पहुंचाते हैं, उसमें वो ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान में वो जमहूरियत नहीं जो वो चाहते थे या जिसके लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, क्योंकि उस जमहूरियत से उनकी मुराद करप्शन के लाइसेंस बांटना है। मौम ने खुसूसी का कहना था कि कायदे आजम ने RSS के इंतहा पसंद नजरिए को भांप लिया था। भारत में आज दो कौमी नजरिया जीत गया है, वहाँ शहरियत बिल पर अफरा तफरी फैल चुकी है। दो कौमी नजरिया जो है हिंदुस्तान में जीत गया है, और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और तहरीक पाकिस्तान के जो हीरो थे, जिन्होंने उस वक्त जो है वो दो कौमी नजरिए की बुनियाद रखी और हिंदू इंतहा पसंद जो RSS का नज़रिया उसको भांप लिया था और एक अलहदा वतन का मुतालबा किया था। आज वहाँ बसने वाली अक़लीतें जो हैं वो उस दो कौमी नज़रिए के हीरोज़ को याद कर रही हैं। भारत अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन अवाम और हुकूमत पाक फौज के साथ खड़ी है। तो लिहाजा हिंदुस्तान अपने अंदरूनी इंतशार, अंदरूनी अफरा तफरी और अंदरूनी जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उससे मीडिया की तवज्जो हटाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पे छेड़खानी करके कोई ना कोई ऐसी कारस्तानी करके दुनिया को डिसइंफॉर्मेशन देने में मसरूफ़ है, और उसके ये तमाम दावे बेबुनियाद हैं कि उसने किसी पाकिस्तानी गांव पे कब्ज़ा किया है या किसी देहात को उसने अपने नापाक बूट जो है वहाँ उतारे हैं या पहुँचा है। तो ये एक हिंदुस्तान का रवायती अमल है जो हमेशा वो दोहराता रहा है। ये तो अवाम फिर जानते हैं कि ये पाकिस्तान की तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत को जापान में रोजगार फराहम करने के सिलसिले में मुआवने खुसूसी जुल्फी बुखारी ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। जापान और पाकिस्तान के दरमियान तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत को जापान में रोजगार फराहम करने का मुआहिदा हुआ है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान की तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत को जापान में रोजगार फराहम करने के सिलसिले में मुआवने खुसूसी जुल्फी बुखारी ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। इस सिलसिले में वजारत समंदर पार पाकिस्तानीज में एक तकरीब मुनक्किद हुई। मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में जापान के वजीर आजम के मुशीर सुनोरो कोंतोरो ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब में जुल्फी बुखारी के साथ सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद भी मौजूद थे। जापान के सफीर मकसूदा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज का दिन दोनों मुमालिक के अवाम के लिए खास है। इस मुआहिदे से दोनों मुमालिक में ताल्लुकात मजबूत होंगे। जापान में रोजगार के लिए फनी महारत के साथ जापानी जबान जानना भी जरूरी है। जापान को 3,40,000 के करीब तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत की जरूरत है। दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए मुआवने खुसूसी जुल्फी बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र है। पाकिस्तान की हुनरमंद अफरादी कुव्वत को जापान में रोजगार फराहम होने से पाकिस्तान में तरक्की होगी। पाकिस्तानियों को जापान में 14 मुख्तलिफ शोबों में रोजगार के मौके मिलेंगे। इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर नौजवान ज्यादा तवज्जो दें। कुछ बात करेंगे मुल्क भर में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की हिमायत में रैलियों का सिलसिला जारी है। हजारों की तादाद में शहरी सड़कों पर रैलियों की सूरत में निकल आए। फिजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर
میں سابق صدر پرویز مشرف کی حمایت میں ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے. ہزاروں کی تعداد میں شہری سڑکوں پر ریلیوں کی صورت میں نکل آئے. فضا پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی. تفصیلات کے مطابق عدالت کی جانب سے سابق صدر پرویز مشرف غداری کیس کے فیصلے کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے اور ریلیوں کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر لوگوں کی بڑی تعداد نے مشرف کے خلاف عدالتی فیصلے پر اپنے رد عمل میں پاک فوج اور پرویز مشرف کے حق میں نعرے بازی کی. اس حوالے سے لاہور میں تنظیم المشائخ اعظام پاکستان نے ریلی نکالی. کوئٹہ اور مستونگ میں بھی مظاہرے ہوئے. دادو، جیکب آباد اور دیگر شہروں میں بھی شہری سڑکوں پر نکلے. ریلیوں میں شہریوں نے سابق صدر پرویز مشرف سے اظہار یکجہتی کیا. کراچی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ ایک عدالت نے آئین اور پاکستانی اقدار سے ماورا فیصلہ کیا. یہ کیسے ممکن ہے کہ 99 کا فیصلہ جائز اور 2007 کا فیصلہ ناجائز ہو جائے. لیاقت آباد فلائی اوور پر MQM پاکستان نے عدالتی فیصلے پر عوامی رائے طلب کرنے کے لیے پاور شو کیا. خالد مقبول صدیقی نے پرویز مشرف کو محسن پاکستان قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ملک کی 40 سال خدمت کی. پاکستان ہمارے آبا و اجداد کی امانت ہے ہمارے پاس، اور ایک ایسے شخص کو سزا سنائی گئی اور ان الفاظ کے ساتھ سزا سنائی گئی کہ جس نے آبا و اجداد کی اس امانت کو کی حفاظت کا قسم کھائی تھی، اپنے زندگی کے 40 سال دیے تھے. اور ایک ایسے وقت میں بہت ساری باتیں ہو گئی، میں دہرانا نہیں چاہتا. یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ آرٹیکل 6 کی بہت ساری شکیں ہیں. جب آرٹیکل 6 لگتا ہے تو کسی کے پاس، نہ ایوان کے پاس نہ عدالت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کی شک استعمال کریں. سینئر ڈیپٹی کنوینر رابطہ کمیٹی عامر خان کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ جب ذہن میں انتقام کی سوچ ہو تو فیصلہ منصفانہ نہیں ہو سکتا. چیف جسٹس آف پاکستان انصاف کا بول بالا کریں. اور ہمیں یقین ہے کہ انصاف بھی اسی اعلیٰ عدلیہ سے ملے گا. ہمیں پورا یقین ہے اپنے معزز ججز صاحبان پر کہ وہ یہ جو گتھی الجھ گئی ہے اس کو سلجھائیں گے بھی وہی، اور انہی کا کام ہے. جلسے سے خطاب کرتے ہوئے میئر کراچی وسیم اختر نے کہا کہ پورا شہر پرویز مشرف کے ساتھ کھڑا ہے. جلسے کے اختتام پر قومی ترانہ بھی پڑھا گیا. آگے بڑھیں گے، مزید خبر بھی شامل کر لیتے ہیں. آپ کو بتائیں، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ میں کی گئی اپنی تقریر سے بڑھ کر آج تک کوئی عمل نہیں کیا. وزیر اعظم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر قوم کو لیڈ نہیں کر سکتے تو کرسی چھوڑ دیں. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ میں کی گئی اپنی تقریر سے بڑھ کر آج تک کوئی عمل نہیں کیا. وزیر اعظم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر قوم کو لیڈ نہیں کر سکتے تو کرسی چھوڑ دیں. اسلام آباد میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کشمیر مارچ کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پرویز مشرف کی پھانسی سے بڑا مسئلہ کشمیر اور مہنگائی کا ہے. انہوں نے کہا کہ مودی ایک ریاستی دہشت گرد ہے، جبکہ اس مارچ سے کشمیریوں کو اور کشمیریوں کے قاتل مودی کو پیغام دیا گیا ہے. سراج الحق نے کہا کہ کشمیر میں کئی لاکھ افراد شہادت کے مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں. کشمیری ہمارے ہیں اور ہم کشمیریوں کے ہیں، اور ہم ان کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں جنہیں بینائی سے محروم کیا گیا. امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ مودی کے منشور کا حصہ تھا کہ مسلمانوں کشمیریوں کے خلاف تحریک چلائے گا. مودی کہتا ہے اب تیسرا وعدہ گلگت بلتستان اور مظفر آباد کو بھارت کا حصہ بنانا ہے. ہمارے وزیر اعظم خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ مودی آئے گا اور ہمارے درمیان معاملات طے ہو جائیں گے. آج مودی کہتا ہے میں نے 3 وعدے کیے تھے. بابری مسجد کی جگہ مندر تعمیر کرنے کا وعدہ، مقبوضہ کشمیر کو انڈین یونین میں شامل کرنے کا وعدہ کہتے میں نے پورا کیا. اور تیسرا وعدہ انہوں نے اپنے نقشے میں مظفر آباد کو اور گلگت بلتستان کو شامل کیا ہے. کہتے ہیں میں جلد آپ کو اکن بھارت کا تحفہ بھی دوں گا. میں حیران ہوں کہ اتنے بڑے اعلان جنگ کے بعد پاکستان کی حکومت
क्या कर रही है। सिराजुल हक ने कहा कि वजीर आजम से मुतालबा करता हूँ, अगर कौम को लीड नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ दो। अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर से बढ़कर आज तक मेरे वजीर आजम ने कोई अमल नहीं किया। सिराजुल हक ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर के मुसलमानों के लिए उम्मीद का मरकज है। आज की हुकूमत ने संजीदा मौज़ूआत को भी मजाक बनाया है। मैं मुतालबा करता हूँ कि भारत के लिए फ़ज़ाई रास्ता बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि OIC का इजलास पाकिस्तान में बुलाना चाहिए, जबकि कश्मीरी आवाम की मुश्किलात ख़त्म किए जाने के लिए एक बैनुल अक़वामी डेस्क कायम किया जाए। जनाब वज़ीर आज़म साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप कौम को लीड नहीं कर सकते, अगर आप चैलेंज को कबूल नहीं कर सकते, अगर आप माओ बहनों और बेटियों की आवाज पर लब्बैक नहीं कह सकते, फिर आप कुर्सी को छोड़े। इस मुल्क में हिफाजत भी कर सकता है और कश्मीर को भी हिंदू से आजाद कर सकता है। खेल के मैदान से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, कराची टेस्ट में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 263 रन से शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 476 रन का हदफ दिया था और मेहमान टीम ने चौथे रोज 212 रन बनाए थे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची टेस्ट में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 263 रन से शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 476 रन का हदफ दिया था और मेहमान टीम ने चौथे रोज 212 रन बनाए थे। दूसरे टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन खेल का आगाज हुआ तो पाकिस्तान को फतह के लिए सिर्फ 3 विकेटें दरकार थी, जबकि श्रीलंका के टेल एंडर्स को 264 रन के पहाड़ को अबूर करना था। लेकिन खेल के आगाज पर ही श्रीलंका के तीनों खिलाड़ी मजमूए में कोई इजाफा किए बगैर 212 रन पर ही पवेलियन लौट गए। नसीम शाह ने पहली ही गेंद पर एम्बल डैनिया को 0 पर आउट किया, जिसके बाद यासिर शाह ने सेंचुरी मेकर ओपनर ओशाडा फर्नांडो को कैच आउट किया, जिसके बाद वशुआ फर्नांडो भी 0 पर आउट हो गए। आबिद अली ने मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का एजाज हासिल किया। नसीम शाह ने दूसरी इनिंग में 5 खिलाड़ियों को आउट किया, जिसके नतीजे में वो टेस्ट क्रिकेट की एक इनिंग में 5 विकेटें लेने वाले कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गए। यासिर शाह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि मोहम्मद अब्बास, शाहीन आफरीदी और हारिस सुहेल ने एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने 13 बरस बाद होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच जीता है और आखिरी मैच 2006 में जीता था। इससे कबल रावलपिंडी में खेला गया सीरीज का पहला मैच कम रोशनी, बारिश, गीली आउटफील्ड के बायस किसी नतीजे के बगैर ही खत्म हो गया था। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।